बड़ी खबर, कुवैत में ईरान ने मिसाइल हमला किया है। बिजली सप्लाई स्टेशन में धमाका किया है। पानी साफ करने के प्लांट पर हमला किया है। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर यह हमला हुआ है। तो शांति की बातें सिर्फ एक छलावा थी। दुनिया जिसे युद्ध विराम समझ रही थी, उसे ट्रंप ने अपनी सबसे बड़ी चाल में बदल दिया। अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन ओवरलॉर्ड का वो चक्रव्यूह रचा है जिसमें फंसकर तेहरान की कमर टूट चुकी है। सड़कें राख हो रही हैं, पुल मलबे में तब्दील हो रहे हैं और ईरान के तटीय इलाकों की रसद कट चुकी है। यह महज बमबारी नहीं बल्कि एक सुनियोजित डी-डे की तैयारी है। ट्रंप का मकसद सिर्फ ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का झंडा लहराना है और इसके लिए द्वितीय विश्व युद्ध जैसा एक प्लान बनाया है। क्या है ट्रंप का यह नया ब्लूप्रिंट? आइए आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाता हूं। इसी वजह से पिछले 8 दिनों से ईरान में विध्वंस मचाया जा रहा है। बीती रात भी केश्म, बंदर अब्बास, सिरेक, हॉर्मुज और लराक द्वीप पर हमले हुए। ईरान में अगर कहीं सबसे ज्यादा बमबारी की जा रही है तो वो हॉर्मुजगान प्रांत है। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन ओवरलॉर्ड नाम दिया है, जिसमें ठीक वैसे ही हमले किए जा रहे हैं जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर मित्र देशों ने हमले किए थे। तब जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस के तटीय इलाके पर कब्जा किया था। इस दौरान फ्रांस के अंदर के इलाकों पर हमले किए थे, जिससे जर्मनी ने सारी सेना हमलों की जगह लगा दी। इसका फायदा मित्र देशों की सेना ने उठाया। सैनिक जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस के हिस्से में घुस गए। 6 जून 1944 को मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस के नॉर्मैंडी तट को कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड को मानव इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला माना जाता है और ट्रंप ईरान में ऑपरेशन ओवरलॉर्ड शुरू कर सकते हैं और इसके लिए छल नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। टारगेट ईरान के तटीय शहर हो सकते हैं। पहला टारगेट बंदर मशहर है, जो एक पेट्रोकेमिकल हब है जिसकी आबादी 1,82,000 है। इसके आगे खर्क द्वीप है जहां ईरान का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई टर्मिनल है और इसकी आबादी 10,000 है। इसके बाद बुशहर आता है जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इस शहर की आबादी 2.5 लाख है। इसके आगे बंदर लंगे तटीय शहर आता है जो एक कारोबारी बंदरगाह है और जनसंख्या 40,000 के आसपास है। जबकि ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी बंदर अब्बास आता है जो एक कंटेनर पोर्ट है और इसकी आबादी 7.5 लाख से ज्यादा है। इसके बाद रस्क आता है जहां ऑयल टर्मिनल है और इसकी आबादी 50,000 है। आखिर में चाबहार कारोबारी बंदरगाह पड़ता है और यहां करीब 1.25 लाख लोग रहते हैं। अमेरिका इन सभी तटीय शहरों पर कब्जा करना चाहता है और इसके पहले ईरान के अंदर के शहरों पर वो इसके लिए हमला करेगा जिससे ईरान का ध्यान भटक जाए और तभी अमेरिका के सैनिक पैराशूट और बोट से इन इलाकों पर कब्जा करने पहुंच जाएंगे। तो अमेरिका के टारगेट पर हॉर्मुजगान क्यों है ये समझिए। इसे हॉर्मुज चोक पॉइंट का गेटवे कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 70,697 वर्ग किलोमीटर है जबकि जनसंख्या 17,76,000 है। अब समझिए कौन से अहम ठिकाने जहां अमेरिका हमला कर रहा है। पहला है बंदर अब्बास नेवल बेस, IRGC फैसिलिटी, मिसाइल ड्रोन कमांड सेंटर, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, नेवल लॉजिस्टिक सेंटर, रडार सर्विलांस साइट। यहां से कई द्वीपों पर बिजली सप्लाई होती है। अमेरिका के हमलों से वो रुक गई है। वो द्वीप हैं केश्म, हॉर्मुज, लराक, अबू मूसा, बड़ा तुंब और छोटा तुंब। अमेरिका को इंतजार मौसम ठंडा होने का है, जिसके बाद वो सितंबर में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। तो अब तक अमेरिका दूर बैठकर मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को मटियामेट करने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। ईरानी संसद ने खुलेआम दावा किया है कि वो कुवैत और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर कब्जा करके उनके सैनिकों को बंधक बनाने की स्थिति में। इस रणनीति के तहत ईरान ने कुवैत को अपना प्राइमरी टारगेट बनाया है और वहां भीषण हमले किए। कुवैत में पानी के प्लांट से लेकर तेल सप्लाई के मुख्य केंद्रों को तबाह कर दिया गया है, जिसके बाद वहां से लोगों का सामूहिक पलायन शुरू हो चुका है। अपनी योजना को कामयाब बनाने के लिए ईरान पिछले 2 दिनों से इराक में मौजूद अमेरिकी और कुर्द ठिकानों पर भी लगातार बारूद बरसा रहा है। क्योंकि ईरानी संसद के सदस्य और पूर्व विदेश मंत्री मन्नोचेहर मोताकी ने ईरान के सरकारी टेलीविजन पर आकर एक ऐसी सैन्य रणनीति का खुलासा किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर खाड़ी देशों तक हड़कंप मचा दिया है। मोताकी ने खुलेआम दावा किया है कि ईरान के पास इराक, कुवैत और बहरीन में मौजूद किसी भी अमेरिकी सैन्य बेस पर सीधा जमीनी हमला कर दें और उस पर पूरी तरह कब्जा करने की अचूक रणनीति और क्षमता है।
मोताकी ने आगे कहा कि अगर ईरान इराक, कुवैत या बहरीन में मौजूद किसी एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कब्जा कर ले और वहां तैनात करीब 200 अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना ले तो ट्रंप को अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अब ईरान का वो चक्रव्यूह देखिए जिसमें बसरा के रास्ते कुवैत फतेह की योजना बनाई गई। ईरान के ठीक पश्चिम में इराक का बसरा प्रांत है। बसरा से कुवैत की उत्तरी सीमा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। यही छोटी दूरी इस पूरे इलाके को रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। बसरा शिया बहुल इलाका माना जाता है। इस क्षेत्र में लंबे समय से IRGC का प्रभाव है। कुछ फोर्स का नेटवर्क भी इसी इलाके में सक्रिय है। यहाँ ईरान समर्थक संगठन कताइब हिजबुल्लाह सक्रिय है। असाइब अहल अल हक भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है। हरकत अल नुजबा की मौजूदगी भी इसी क्षेत्र में बताई जाती है। ये सभी इराक की PMF फोर्स का हिस्सा है, लेकिन इन संगठनों की वैचारिक निष्ठा ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति मानी जाती है। अब कुवैत के भीतर अमेरिकी सैन्य ठिकानों की स्थिति देखिए। कैंप अल उदैरी इराक सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। अली अल सलेम एयर बेस इराक सीमा से लगभग 45 किलोमीटर अंदर है और इराक के बसरा के रास्ते ईरान यहां हमला कर सकता है। कुवैत जैसा देश जहां ना तो बड़ी नदियां हैं और ना ही पर्याप्त बारिश होती है। यहां पीने के पानी की जीवन रेखा समुद्र के पानी को शुद्ध करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट। कुवैत में कुल 9 प्रमुख डिसैलिनेशन प्लांट हैं। इनमें से कम 2 पर ईरान का बड़ा हमला हो चुका है। कुवैत के अलावा सऊदी अरब में लगभग 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। UAE में यह निर्भरता और ज्यादा है, करीब 90%। कतर में भी लगभग 90% पानी समुद्री पानी को साफ करके बनाया जाता है और बहरीन में भी स्थिति लगभग यही है। यहां भी करीब 90% पानी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। तो कुवैत में ईरान का सबसे पहला निशाना बना अली अल सलेम एयरबेस। यहां पेट्रियट रेडार को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। IRGC ने यहां एयर सर्विलांस रेडार पर भी हमले का दावा किया। इसके बाद हमले की जद में आया कैंप अल उदैरी। यहां गोला बारूद भंडार को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। यहां अमेरिका के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को भी नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई। कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कंपनी की इमारत भी निशाने पर रही। इसके मुख्य मैनिफोल्ड पर हमले का दावा किया गया जिससे तेल आपूर्ति प्रभावित हुई। इसके अलावा कुवैत के 9 प्रमुख डिसैलिनेशन प्लांट यानी पानी साफ करने के प्लांट में से 2 पर हमले से भारी नुकसान की खबरें आई हैं। बिजली संयंत्र भी हमलों की चपेट में आने की रिपोर्ट है। इसके बाद कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की खबरें आई। और आखिर में नजर डालिए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते तनाव के बीच यहां के डिपार्चर टर्मिनल पर भारी भीड़ दिखाई दी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह चकमा देने के लिए अपनी मिसाइलों की तकनीक में बड़ा बदलाव किया है। अब ईरान की मिसाइलें पहले से ज्यादा तेज हो गई और जमीन पर गिरते वक्त तक अपनी दिशा बदलने यानी मैन्यूवर करने में सक्षम है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान को रूस और चीन से तकनीकी सहायता मिल रही है। और ईरान के हमलों से बचने के लिए अमेरिका ने इस बार कुवैत और बहरीन के बेस पर बहुत कम हथियार और विमानों को रखा है। ईरान के आसपास से हथियारों को जॉर्डन के बेस पर भेज दिया गया था, लेकिन ईरान अब लगातार जॉर्डन पर हमले कर रहा है। ईरान के सटीक प्रहार के बाद अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान को चीन और रूस जैसे देशों से मदद मिल रही है। ईरान खुफिया इनपुट के आधार पर अपनी दिशा बदलने वाली मिसाइलों से हमले कर रहा है और यही वजह है कि ईरान की मिसाइलों को हवा में नष्ट करना मुश्किल हो रहा है और अमेरिका के नुकसान का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की इसी रणनीति की वजह से जॉर्डन अब जंग का नया केंद्र बिंदु बन गया। ईरान जॉर्डन पर कई चरणों में हमले कर चुका है। जॉर्डन में फिर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। ईरान को चीन और रूस जैसे देशों से मदद मिल रही है। ईरान के पास अमेरिकी विमान और हथियारों की जानकारी। ईरान चीन रूस की मदद से सटीक निशाना लगा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन अपनी सैटेलाइट के जरिए ईरान की मदद कर रहे हैं और ईरान को खुफिया जानकारी भेजी जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान को लगातार सैटेलाइट डेटा की सप्लाई की जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जॉर्डन के बेस की पूरी जानकारी ईरान को भेजी गई है। खुफिया इनपुट के जरिए ही ईरान को निशाना साधने में मदद मिल रही है। रिपोर्ट यह भी है कि ईरान ने फिर अपनी जिग-जैग मिसाइलों से हमलों की शुरुआत कर दी है। ईरान की जिग-जैग वाली मिसाइलें लॉन्च होने के बाद बार बार रास्ता बदलती हैं। मिसाइलों की दिशा बदलने की वजह से ही अमेरिकी एयर डिफेंस नाकाम हो रहे हैं। अब ईरानी मिसाइलों को गिराना आसान नहीं रह गया है। मुस्तबा ने लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई अहमियत नहीं है। अमेरिका को कभी ना भूलने वाला सबक मिल रहा है। अमेरिका को ईरान के करीब से सैनिकों को वापस ले जाना होगा। माना जा रहा है कि अमेरिका जॉर्डन पर हमले का बदला लेगा।
ईरानी सेना पर बड़ा हमला किया जा सकता है। ईरानी सेना के किसी मुख्यालय को टारगेट किया जाएगा। और ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का बदला यूएई पर हमले से लिया जाएगा। ईरान ने धमकी दी है कि वो यूएई को टारगेट करेगा। निशाने पर अबू धाबी एयरपोर्ट भी रहने वाला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के हर हमले का इंतकाम लिया जाएगा। एयरपोर्ट के अलावा बंदरगाहों पर भी हमले की धमकी दी गई है। ईरान ने कहा है कि वो फुजारा पोर्ट और जबेल अली पोर्ट को तबाह कर देगा। ईरान ने धमकी दी है कि यूएई में भी तबाही नहीं चाहते तो अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ना करे। पिछले दिनों अमेरिका ने ईरान के कुछ पुलों को ध्वस्त किया था, जिसके बाद से ईरान भड़क गया। आईआरजीसी ने अब प्रहार होने पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। ईरान इजराइल के रेल नेटवर्क को टारगेट कर सकता है। इजराइल में रेल ब्रिज को भी निशाना बनाया जा सकता है। इजराइल पर हमला करके ईरान यूएस पर दबाव बढ़ाएगा। 40 दिनों की जंग में यूएस के 15 बेस पर हमले हुए थे। ईरानी हमलों में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। 400 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। 228 अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को नुकसान हुआ था। और युद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की को रणनीति बदलना भारी पड़ गया है। मॉस्को और क्रीमिया को दहराने का प्लान यूक्रेनी सेना के लिए उल्टा दांव साबित होने लगा है। कीव के थिंक टैंक्स ने रूस पर दबाव बनाने की जिस रणनीति को यूरोप और अमेरिका को अपने साथ लाने की गारंटी मान लिया था, उस गारंटी को पुतिन ने एक रात में भी बेकार साबित कर दिया। क्रोध की अग्नि में जल रहे पुतिन ने प्रतिशोध का ऐसा बारूदी बवंडर उठाया कि यूक्रेन की राजधानी मलबे का ढेर नजर आने लगी। आखिर पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों से किसे और क्या संदेश दिया है, अब इस रिपोर्ट में बहुत ध्यान से देखिए। पुतिन का प्रण संपूर्ण कीव दहन। ऐसा प्रहार जिसमें महज 60 मिनट के अंदर 40 बैलिस्टिक मिसाइल और 150 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन दागे गए। उनके मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमें हर दिन इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत पड़ रही। पश्चिमी देश इस संबंध में कोई नया फैसला नहीं ले रहे, इसलिए मॉस्को को हमारे लोगों पर हमले का मौका मिल रहा है। यूक्रेन को कई मोर्चों पर घेरने की रणनीति के तहत सूमी और खेरसोन पर गाइडेड एरियल बम गिराए गए। खार्किव के एजियम पर भीषण ड्रोन प्रहार किए गए। जयपुरीजिया में यात्री ट्रेन पर ड्रोन से हमला किया गया और ओडेसा के तट पर आने वाले विदेशी जहाजों को भी निशाना बनाया गया, जिसका प्रमाण यह है कि यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर मॉस्को और क्रीमिया में हमले तेज किए। इन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि रूस की धरती पर हमला करके पुतिन पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन एक रात में पुतिन ने यह साबित कर दिया कि उनका प्रतिशोध की सीमा का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। और बीती रात यूक्रेन की सेना ने दक्षिणी रूस और क्रीमिया के सबसे बड़े तेल और बिजली ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेन के इस ड्रोन प्रहार में रोजनेफ्ट और लुकोइल जैसी रूस की तेल कंपनियों के विशाल फ्यूल टैंक धधकने लगे, जिससे पूरे स्तावरोपोल क्राई में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। यूक्रेन ने इस बार दक्षिणी रूस के स्तावरोपोल क्राई में मिखाइलोवस्क फ्यूल डिपो पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़े फ्यूल टैंक निशाना बने। इस ऊर्जा ठिकाने में कुल 42 फ्यूल टैंक हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता करीब 57,600 क्यूबिक मीटर बताई जाती। यहाँ रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी बड़ी रूसी तेल कंपनियों के तेल गोदाम भी मौजूद हैं। यही वजह है कि रात भर आग की लपटें उठती रही। ये लगातार तीसरी बार है जब मिखाइलोवस्क के इसी ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद याल्टा के दारसान बिजली सब स्टेशन में आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। तो यूक्रेन रूस पर लगातार हमले कर रहा है और पुतिन यूरोप पर दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अब नई खबर यह है कि पुतिन एक बार फिर चेचन लड़ाकों की मदद ले सकते हैं। रिपोर्ट है कि चेचन लीडर कादिरोव नेटो देशों पर हमले के लिए तैयार है। कादिरोव ने पुतिन से नेटो देशों पर हमलों का आदेश मांगा है। माना जा रहा है कि एस्टोनिया और लातविया जैसे देशों के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है। चेचन नेता कादिरोव ने पुतिन से नाटो देशों पर हमले का आदेश मांगा है। कादिरोव का दावा है कि चेचन लड़ाके यूरोपीय देशों पर हमले के लिए तैयार हैं। चेचन लड़ाके पुतिन के बाल्टिक मिशन की शुरुआत की वजह बन सकते हैं। लातविया और एस्टोनिया में हमला हो सकता है। चेचन लड़ाके T-90 टैंकों से हमला कर सकते हैं। छोटे देशों में चेचन लड़ाके कई दिन युद्ध लड़ सकते हैं। जर्मनी ने खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को हाई थ्रेट लेवल किया गया है। जर्मनी ने दुश्मन के हमले का खतरा जताया है। और ईरान ने तय कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो वो सरेंडर करेगा और ना ही हार मानेगा। इसलिए अब ईरान ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे दुनिया में परमाणु विनाश का अंदेशा बढ़ गया है। क्या ईरान का नया प्लान इस
एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि क्या है ईरान का नया प्लान। अब ईरान एनपीटी से बाहर निकलेगा, ऐसा उसकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी कदम होगा। अमेरिका के हमलों ने तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका था। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं मिडिल ईस्ट की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है।